जरा सोचिए, एक ऐसी लंका के बारे में जो सिर्फ सोने की नहीं थी, बल्कि ज्ञान, शक्ति और माया का एक जीता जागता केंद्र थी। एक ऐसी नगरी जहां आसमान में पुष्पक विमान उड़ते थे और जिसका राजा रावण इतना ताकतवर था कि देवता भी उससे कांपते थे। हम सबने ये कहानी सुनी है ना? ये हमारे इतिहास और हमारी यादों में कहीं गहरे बसी हुई है। लेकिन क्या ये कहानी पूरी है? क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस लंका को हम और आप जानते हैं, वो एक बहुत बड़ी खोई हुई दुनिया की सिर्फ एक परछाई है। एक ऐसी दुनिया जो अब समंदर की गहराइयों में दफन है और जिसकी असली कहानी सुनाने वाला कोई नहीं बचा। हम हमेशा से यही तो मानते आए हैं कि रामायण की लंका मतलब आज का श्रीलंका, भारत के दक्षिणी छोर पर वो खूबसूरत द्वीप। लेकिन जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या हो अगर ये सच ना हो? क्या हो अगर हमारी ये सदियों पुरानी धारणा ही गलत हो? क्या हो अगर रावण की असली लंका कोई द्वीप थी ही नहीं? ये एक सवाल, सिर्फ एक सवाल हमारे इतिहास की पूरी समझ को हिलाकर रख सकता है और हमें एक ऐसे सफर पर ले जा सकता है जिसकी मंजिल समुंदर की गहराइयों में छिपी है। हाँ, नक्शे तो यही दिखाते हैं। हमारी स्कूल की किताबें वो भी तो यही कहती हैं। भारत और उसके ठीक नीचे हिंद महासागर में एक आंसू की बूंद जैसा द्वीप श्रीलंका। यही वो जगह है जहां महाकाव्य का वो अंतिम सबसे भयानक युद्ध लड़ा गया था। लेकिन पुरानी कहानियां अक्सर उन महासागरों की तरह ही गहरी होती हैं जिनके किनारे वो रची जाती हैं। और कभी-कभी नक्शे पूरी कहानी नहीं बताते। वो सिर्फ वो दिखाते हैं जो सतह के ऊपर है, जो बच गया है। असली कहानी तो अक्सर पानी के नीचे दबी होती है। जरा इस ख्याल पर गौर कीजिए, क्या हो अगर आज का श्रीलंका उस विशाल गौरवशाली साम्राज्य का सिर्फ एक बचा-खुचा टुकड़ा हो? मतलब एक अकेली पहाड़ी की चोटी जो एक बहुत बड़ी भव्य सभ्यता के समंदर में डूबने के बाद भी पानी के ऊपर रह गई। अगर ऐसा है तो रावण की वो सोने की लंका, उसके महल, उसके शहर, वो सब कहाँ गए? ये ख्याल ही हमारे इतिहास की समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो जानते हैं वो शायद एक कहानी का सिर्फ आखिरी पन्ना हो। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें दक्षिण की ओर एक यात्रा करनी होगी। समय की गहराइयों में उतरना होगा, प्राचीन तमिल किंवदंतियों के धुंधले पन्नों में। यहाँ समय की धूल के नीचे एक ऐसी कहानी दबी है जो समंदर के नीचे की एक भूली बिसरी दुनिया के बारे में है। एक खोया हुआ महाद्वीप, एक महान सभ्यता जिसे कुमारी कंदम के नाम से जाना जाता था। एक ऐसी जगह जिसकी याद आज सिर्फ पुरानी कविताओं और लोक कथाओं में जिंदा है। प्राचीन तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकारम में ये दो शब्द किसी चेतावनी की तरह गूंजते हैं, कदल कोल। इसका सीधा सा और बेहद डरावना मतलब है समुद्र ने भूमि ले ली। ये कोई कविता नहीं है, कोई मुहावरा नहीं। इसे एक ऐतिहासिक तथ्य की तरह बताया गया है, एक ऐसी दर्दनाक याद जो पीढ़ियों से एक दूसरे को सुनाई जा रही है। ये उन लोगों की चीख है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को अथाह पानी में समाते हुए देखा था। तो आखिर ये कुमारी कंदम था क्या? देखिए, प्राचीन तमिल ग्रंथों के हिसाब से ये कोई छोटा मोटा भूभाग नहीं था। ये एक विशाल सभ्यता थी जहां पांड्य राजाओं का शासन था। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जिसकी अपनी नदियां थीं, अपने हलचल भरे शहर थे और साहित्य की महान अकेडमियां थीं। एक ऐसी धरती जो ज्ञान और संस्कृति का केंद्र थी। लेकिन फिर एक के बाद एक विनाशकारी प्रलय में समुद्र ने इसे खुद में समा लिया, हमेशा हमेशा के लिए, और अपने पीछे छोड़ गया सिर्फ एक किंवदंती। इस नुकसान के पैमाने को समझने के लिए हमें 3 संगमों की दुखद कहानी को सुनना होगा। ये तमिल साहित्य और कविता की 3 महान अकादमियां थी। पहला संगम जो थेनामदुरई शहर में था, कहते हैं 4400 सालों तक फलता फूलता रहा और फिर एक भयानक बाढ़ में खो गया। फिर दूसरा संगम कपाटपुरम में स्थापित हुआ और उसे भी समुद्र ने निगल लिया। सिर्फ तीसरा संगम ही बच पाया, जो आज के मदुरई शहर में है, समंदर से बहुत दूर और सुरक्षित ऊंचाई पर। ये कहानी बार बार दोहराई जाती है। समुद्र करीब आता है और सब कुछ छीन ले जाता है। और यहीं पर कहानी थोड़ी उलझ जाती है। पौराणिक कथाएं हमें 49 क्षेत्रों वाले एक विशाल महाद्वीप के बारे में बताती हैं। लेकिन फिर विज्ञान आता है और कहता है, एक मिनट रुकिए। भूवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स के नियमों के हिसाब से हिंद महासागर में किसी महाद्वीप का इस तरह डूबना ये फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या ये कहानी का अंत है? क्या कुमारी कंदम सिर्फ एक कल्पना है, एक मिथक, या कहानी में कोई और मोड़ है? नहीं, कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से ये और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है।
यहीं पर विज्ञान और मिथक आपस में टकराते हैं, एक ऐसी सच्चाई को उजागर करने के लिए जो हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल सकती है। ये वो पॉइंट है जहां हमें ये सोचना पड़ता है कि शायद हमारी पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि वो भूली हुई यादें हैं जिन्हें विज्ञान आज समझना शुरू कर रहा है। इस संख्या को देखिए, -120 मीटर। ये कोई काल्पनिक संख्या नहीं है, कोई पौराणिक आंकड़ा नहीं, ये एक स्थापित भूवैज्ञानिक तथ्य है। पिछले हिमयुग के चरम पर जब दुनिया का ज्यादातर पानी विशाल बर्फीली चादरों में जमा हुआ था, तो समुद्र का स्तर आज के मुकाबले लगभग 120 मीटर यानी 400 फीट नीचे था। जरा इस विशाल अंतर की कल्पना करके देखिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब वो बर्फ पिघली और समंदर का स्तर बढ़ा, तो उसने दुनिया भर में विशाल तटीय इलाकों और जमीनी पुलों को पानी के नीचे हमेशा के लिए दफना दिया। तो भले ही कोई पूरा महाद्वीप ना डूबा हो, लेकिन ये एक वैज्ञानिक सच है कि वास्तविक जमीन, वास्तविक तटरेखाएं और शायद वास्तविक शहर और सभ्यताएं हमेशा के लिए खो गईं। और अब यहाँ वो जगह है जहाँ सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तरफ हमारे पास हिमयुग का अंत और समुद्र का बढ़ना है, जो लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। दूसरी तरफ रामायण में दिए गए नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति जैसे खगोलीय सबूतों के आधार पर कुछ रिसर्चर्स इसकी घटनाओं को 5,000 से 12,000 ईसा पूर्व के बीच का बताते हैं। ये दोनों टाइमलाइन, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से खतरनाक रूप से मेल खाती हैं। ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। तो यहां से एक शक्तिशाली और चौंकाने वाला सिद्धांत उभरता है। क्या ऐसा हो सकता है कि रामायण की कहानी एक ऐसे भूभाग पर आधारित हो जो अब मौजूद ही नहीं है? कि आज का श्रीलंका उस विशाल निचले इलाके की सिर्फ एक पहाड़ी चोटी हो और रावण की असली स्वर्ण नगरी, उसके भव्य महल और विशाल मैदान उन इलाकों में बसे हों जो अब हिंद महासागर की गहराइयों में हमेशा के लिए खो चुके हैं? चलिए अब उस पुल की कहानी और युद्ध के बाद लंका के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो सबूत हैं जो आज भी समुद्र तल पर अपनी गूंज छोड़ गए हैं और हमें उस खोई हुई दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं, जिसके निशान आज भी मौजूद हैं। रामायण हमें बताती है कि भगवान राम की सेना ने समुद्र पार करने के लिए एक विशाल पुल बनाया था। हजारों सालों तक ये सिर्फ एक कहानी थी, एक चमत्कार। लेकिन आज आधुनिक विज्ञान हमें नासा की सैटेलाइट तस्वीरों से दिखाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच लगभग 30 मील लंबी चूना पत्थर की चट्टानों की एक प्राकृतिक श्रृंखला मौजूद है, जिसे राम सेतु कहते हैं। एक किंवदंती जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। तो ये पुल गायब कैसे हुआ? विज्ञान कहता है कि ये टूटा नहीं, ये डूबा। जरा सोचिए, हिमयुग के दौरान जब समुद्र का स्तर बहुत नीचे था, तब ये एक पूरी तरह से खुला, पैदल चलने लायक जमीनी रास्ता था। लेकिन जैसे जैसे हिमयुग खत्म हुआ और समुद्र का स्तर बढ़ा, ये रास्ता धीरे धीरे हजारों सालों में इंच दर इंच डूबता गया। पानी ने इसे तोड़ा नहीं, बल्कि धीरे धीरे निगल लिया, जब तक कि आज की तरह ये पानी के ठीक नीचे छिपी चट्टानों की एक खामोश याद नहीं बन गया। युद्ध खत्म हो चुका था, रावण मारा गया था। भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को लंका का ताज पहनाया और ये वचन दिया, जब तक समुद्र मौजूद है और पर्वत खड़े हैं, तुम लंका पर शासन करोगे। एक खूबसूरत वचन, लेकिन इसमें एक भयानक विडंबना छिपी थी, क्योंकि समुद्र बढ़ रहा था और जमीन घट रही थी। जरा विभीषण की हालत के बारे में सोचिए। उसे विरासत में क्या मिला? एक राज्य नहीं, बल्कि सोने की दीवारों वाला एक कब्रिस्तान। रामायण के हिसाब से रावण की लंका असाधारण धन और तकनीक वाली एक गौरवशाली सभ्यता थी, लेकिन एक ही युद्ध में सब कुछ बिखर गया। विभीषण को एक ढहती हुई सभ्यता की राख से एक नया साम्राज्य बनाना था, वो भी एक ऐसी जमीन पर जिसे समुद्र धीरे धीरे अपने आगोश में ले रहा था। और अब चलिए वर्तमान में आते हैं, सिर्फ कहानियों से हटकर ठोस सबूतों पर। तमिलनाडु के तट पर पूमपुहार जैसी जगहों पर पुरातत्वविदों को समंदर के नीचे डूबे हुए प्राचीन ढांचों के ठोस सबूत मिले हैं। साइड स्कैन सोनार में पत्थर की चिनाई, बंदरगाह की दीवारें और दूसरी इंसान की बनाई संरचनाएं साफ दिखाई देती हैं। ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि कडल कोल समुद्र भूमि को ले लेता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक दर्दनाक सच्चाई है। तो इन सब बातों को एक साथ लाने के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? मिथक, भूविज्ञान और इतिहास के इन सभी धागों को जोड़ने के बाद भी एक सवाल है जो अभी बाकी है।
एक सवाल जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने अतीत के बारे में वाकई कितना कम जानते हैं और हमारी सबसे पुरानी कहानियों में कितनी सच्चाई छिपी हो सकती है। तो संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं? क्या कुमारी कंदम एक महाद्वीप था? विज्ञान के अनुसार नहीं। क्या समुद्र में जमीन खो गई थी? हाँ बिल्कुल, और बहुत बड़ी मात्रा में। क्या ये खोई हुई भूमि रावण की लंका हो सकती है? हमारे पास कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन समय सीमा और भूगोल एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की ओर इशारा करते हैं। और राम सेतु, ये एक असल भौगोलिक संरचना है जो कभी पूरी तरह से पानी के ऊपर थी, एक ऐसा पुल जिसे हमारे पूर्वजों ने शायद इस्तेमाल भी किया हो। शायद सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि मिथक और स्मृति के बीच की रेखा उतनी साफ नहीं है जितनी हमारी इतिहास की किताबें हमें यकीन दिलाना चाहती हैं। शायद ये प्राचीन कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि एक भूली हुई, डूबी हुई सच्चाई की गूंज हैं, जो हजारों सालों से हम तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। और ये हमें अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर लाता है। क्या दुनिया भर में पाई जाने वाली बाढ़ की कहानियां, चाहे वो ग्रीस की एटलांटिस हो या मेसोपोटामिया में गिलगिमिश की कथा या भारत में मनु की कथा, क्या ये सिर्फ रूपक हैं या फिर ये सब उस एक ही भयानक घटना की सामूहिक धुंधली यादें हैं, जब हमारे पूर्वजों ने हिमयुग के अंत में अपनी दुनिया को समुद्र की लहरों के नीचे हमेशा के लिए गायब होते देखा था? महासागर दुनिया का सबसे बड़ा अभिलेखागार है। यह हमारी खोई हुई दुनिया की कहानियों को अपनी गहराइयों में छुपाए हुए है। हमें बस इसे पढ़ना सीखना बाकी है। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों और तथ्यों के लिए जो इतिहास को फिर से लिखने की क्षमता रखते हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।